नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जिनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। उनकी हिपोक्रेसी को यहाँ पर उजागर करने का मेरा मकसद है। या जो कुछ लोग हैं जो जानबूझकर सच से मुंह फेर रहे हैं। बात करेंगे DSSBJJ 802/24 पोस्ट कोड जो है उसके स्कैम की, और कुछ उन लोगों की हिपोक्रेसी की जो बोलते हैं सब फेयर था। जरा अपने अंदर झांक कर देखना। याद है पिछली वीडियो जो कि DSSBJJ यानी कि जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट पोस्ट की थी इन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, जिसका ये डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स के लिए DSSB ने कंडक्ट करे थे। इसके शुरू के 3 टीयर, जिसमें टीयर 1 था ऑब्जेक्टिव, टीयर 2 था डिस्क्रिप्टिव जिसमें मिसकंडक्ट देखने को मिला, फिर स्किल टेस्ट। उसमें तो बहुत बढ़िया तरीके से एक ही पैसेज बार बार रिपीट हो रहा था। अच्छा, फिर बाद में इंटरव्यू जो है वो तो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट देख रहा था। इरेगुलरिटीज़ की हमने बात करी थी, कितनी प्रॉब्लम्स, कितने सबूत दिए थे, लेकिन कुछ लोग तब भी कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ, सब तुम्हारा वहम है। अब देखो ये कमेंट सेक्शन का ड्रामा। एक बंदा आया @creativeRaghav001 करके, बड़ा ही कॉन्फिडेंट बन रहा था, सब फेयर हुआ है इस वैकेंसी में, जो भी तुम बोल रहे हो वो सारी चीज़ें यहाँ पर गलत हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने भी बोल दिया कि भाई हाँ, नकल मारने वाले तो यही बोल रहे हैं शुरू से। फिर इसके बाद इसकी अकड़ देखो, तूने नकल की होगी इसीलिए तेरा नहीं हुआ, हमने मेहनत की थी और देख इंटरव्यू देकर आया हूँ। वाह। अब एक बात बताओ, इसने अगर देखो, मैंने तो यहाँ पर ये मुझे कह रहा है ना तूने नकल की होगी इसलिए तेरा नहीं हुआ। भाई इंटरव्यू क्लियर करने वाले को इतनी बेचैनी क्यों है ये बताओ ना। अगर तुमने मेहनत की है बहुत अच्छी बात है, मुबारक हो, इंटरव्यू क्लियर करने के लिए आपको मुबारक हो, लेकिन अगर सब फेयर था तो इतनी बेचैनी क्यों थी। खैर अभी इंटरव्यू का तो रिजल्ट आएगा मेरे ख्याल। इतना डिफेंसिव क्यों हो रहा है ये बंदा। और इसके जैसे काफ़ी कमेंट्स भी आए थे। फिलहाल मैंने इसे ही पकड़ा कि इसे मैं लपेटता हूँ, मैं बाहर था और थोड़ा पढ़ाई से दूर था, इस वजह से मैंने इसे थोड़ा अच्छे से रगड़ ही दिया एक ही बंदे को पकड़ के। मैं भी इसके पीछे पड़ गया, मैं भी इसे रिस्पॉन्स देने लग गया। कभी कभी ऐसे लोगों के साथ ऐसा करना ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पोज करके पढ़ सकते हो उसके बाद इसने क्या क्या बातें करी। और सबसे बड़ा झूठ देखो, इसने ये लंबी चौड़ी यहाँ पर ये थ्रेड चालू कर दिया कमेंट्स का, और फिर बाद में डिलीट करके अपना ये वाला कमेंट फेक इन्फॉर्मेशन स्प्रेडिंग करके यहाँ पर इसने डाल दिया। मतलब कुल मिला के वो सारे कमेंट्स डिलीट कर दिया, गायब हो गया, और फिर क्या चिपकाया, फेक इन्फॉर्मेशन स्प्रेडिंग। वाह भाई वाह। पहले तुम बोल रहे हो सब ठीक है, तुम्हारे हिसाब से तो मैं झूठ बोल रहा था, और जब तुम्हारी पोल खुलती दिखी तो कमेंट्स डिलीट करके विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया। ये क्या है भाई। ये अगर हिपोक्रेसी नहीं है तो क्या है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। क्या वाकई में सब कुछ फेक है। मैंने तो ऐसे लोगों को सीधा चैनल से हाइड कर दिया है, क्योंकि ये लोग अपनी फेक दुनिया में ही रहना चाहते हैं। इन्हें मतलब नहीं है क्या चीज़ें हो रही हैं क्या नहीं हो रही। इस यूज़र को मैंने अपने चैनल से ही हाइड कर दिया। यही इस तरीके के लोगों का इलाज है। अब उन लोगों की आंखें खोलने का टाइम आ चुका है अच्छे से, जो अंधे बने हुए हैं। सिर्फ DSSB में ही नहीं, हर जगह ये सब चल रहा है। आंखें खुली होनी बहुत ज़रूरी है, तो खुली आंखों से देखना। नवोदय विद्यालय समिति NVS जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट का स्कैम 2025, अभी हाल ही में ये एग्ज़ाम हुआ है। यहाँ पर खुद डिपार्टमेंट ने माना कि चीटिंग हुई है। पूरा गैंग पकड़ा गया शिमला से, ब्लूटूथ से नकल मार रहे थे। वो भी तो फेक इन्फॉर्मेशन ही होगी ना, क्योंकि यहाँ पर ये जो पोस्ट है ये आर्टिकल मैं डाल दूंगा अमर उजाला का, ये भी झूठी बात पर ही रिपोर्ट कर रहे होंगे। कई लाख रुपए देके लोग यहाँ पे नकल करवाने का सौदा इन लोगों का चल रहा था, यहाँ पे पकड़े गए। CBSE रिक्रूटमेंट स्कैम 2025 में दिल्ली में CBSE के सुपरिटेंडेंट पोस्ट और साथ में एक और पोस्ट थी जूनियर असिस्टेंट की थी। इन एग्जाम्स में नकली बंदे बायोमेट्रिक में पकड़े गए। सचिन नाम का एक लड़का था, उसे पकड़ा गया था जो रोहतक से था। वो भी तो फेक कैंडिडेट ही था ना, तो मेहनत करके नहीं आया था वो, ऑब्वियस सी बात है। और वही चीज़ है, फिर बाद में यही बात बताई गई कि कुछ नेम्स तो बदल दिए गए, जैसे ये सचिन है इसका नाम बदल दिया गया होगा, क्योंकि स्कैम हाउएवर इज बिगर देन इन्वॉल्वमेंट ऑफ वन पर्सन। सचिन ने ये भी रिवील करा था कि मॉनेटरी इन्वॉल्वमेंट भी है, क्योंकि ऑब्वियसली कोई ऐसे नॉर्मली तो नहीं करता, हाँ मैं आपका लगवाता हूँ, मैं आपकी जगह जाके एग्ज़ाम देता हूँ। ये
प्रॉपर प्री प्लान्ड यहाँ पर तरीके से सारी चीज़ें अंजाम दी गई। ये एक सेंटर है जहाँ पर ये सीबीएसई का ये सारी चीज़ें हुई थी। भाई मैं तो खुद इस सिस्टम से लड़ रहा हूँ, ये सिर्फ कहानियाँ नहीं है, ये ग्राउंड रियलिटी है। मैंने सीबीएसई में आरटीआई लगाई थी 2025 के प्रॉक्सी रैकेट पर। मैंने स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मांगी थी, जैसे इंटरनल इन्वेस्टिगेशन, उसका एक्शन टेकन रिपोर्ट प्रोवाइड करी जाए, क्या एक्शन लिया गया, वैलिडिटी कैसे इंश्योर करी जाएगी आगे कि ये चीज़ें ना हो फ्यूचर में। ठीक है, ये सारी चीज़ें। और जवाब क्या मिला? जवाब ये मिला, जवाब मिला कि भाई इंटेरोगेटिव क्वेरीज जो हो जाती हैं, हाउ, वाई, व्हेन, इस तरीके से, ये इट डजंट कम अंडर परव्यू ऑफ आरटीआई एक्ट 2025। मतलब वो जानकारी देना ही नहीं चाहते थे। और उसके बाद भी उन्होंने बोला कि एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हुआ है, ये चीज़ यहाँ पर इन्होंने एक्नॉलेज की। और हाउएवर ये भी बोला था कि यहाँ पे सच कैंडिडेट्स जो थे उनका जो था एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया। who were reported by examination centers under unfair means has been cancelled। उसके बाद मैंने यहाँ पर ये फर्स्ट अपील लगाई थी कि भाई मिस इंटरप्रेट करा गया है मेरी क्वेरी को, क्योंकि मैंने पूछा था कि क्या एक्शन लिया गया है, ये फैक्चुअल एक्शंस हैं, ये तो फैक्ट्स होंगे, कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंटेड होंगे। मैंने सिर्फ वो जानकारी मांगी। मैंने पीआईओ से यानी कि पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर से कोई भी इस तरीके से नहीं कहा कि आप कोई अपना ओपिनियन दो। मैंने किसी ओपिनियन की बात नहीं करी थी, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन और रिकॉर्ड्स के बारे में मैंने बात करी थी। तो इस तरीके से मैंने ये फर्स्ट अपील अप्लाई कर दी। और इन सब आर्टिकल्स के इन सब आर्टिकल्स को मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, वहाँ से आप खुद एक बारी वेरीफाई ज़रूर कर लेना। एसएससी स्कैम 2024। अभी एसएससी सीएचएसएल में क्या हुआ था, दिल्ली पुलिस ने एफआईआर की थी एसएससी के कहने पर। 53 कैंडिडेट्स के आंसर सेम मिले हैं। पेपर लीक की बात हो रही थी, वो भी तो फेक रिजल्ट ही होगा। अगर चीटिंग हुई है तो वहाँ पर भी तो अब सिर्फ 53 पकड़े हैं, और भी तो होंगे जो यहाँ पर पकड़े जाएंगे आगे कभी या कुछ भी। यानी कि ये चीज़ें एक काफ़ी प्री प्लान तरीके से एक रैकेट ही अंजाम दे रहा है इन सब चीज़ों को। एसएससी एमटीएस में भी हमने देखा किस तरीके से चीटिंग गैंग को बस्ट करा गया था। सीएसआईआर का एसओ का जो स्कैम था 2024 का, सेंट्रल नहीं, इसको हम बोलते हैं काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, यहां भी देखने को मिला। सीएसआईआर का आपको याद होगा किस तरीके से भंडाफोड़ हुआ था, ऑनलाइन परीक्षा में नकल करने वाला गिरोह जो था वो पकड़ा गया था। सीएसआईआर के सेक्शन ऑफिसर व असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर पद की चल रही थी परीक्षा, किस तरीके से यहाँ पर भंडाफोड़ करा था। और उसके बाद सीएसआईआर का जवाब क्या था? सीएसआईआर का जवाब था कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, हमने यहाँ पर जैमर वगैरह लगा रखे हैं, फुल प्रूफ है, सब कुछ बढ़िया बढ़िया, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, अपना एग्ज़ाम दो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, मेरिट ऑफ द कैंडिडेट शैल बी प्रोटेक्टेड। क्या वाकई में वो प्रोटेक्ट करा गया? इस चीज़ को किस तरीके से गारंटी करा गया? फर्दर एडवाइज नॉट टू बी बोदर्ड और मिसलेड बाय वेरियस सोशल मीडिया पोस्ट और न्यूज़। मिसलेड बाय, ये नोट करो आप। और यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, दिल्ली पुलिस के ही यहाँ पर 4 या 5 लैब हैं जिसमें की परीक्षाएं की जा रही थी। तो सूचना मिली कि यहाँ कुछ लोगों ने अलग से सर्वर का सेटअप लेके और कुछ लोग वहाँ नकल करवाने का और पेपर लीक करने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसी के दृष्टिगत यहाँ छापा मारा गया। तो यहाँ एक सर्वर मिला जिसमें अलग से उन्होंने जो लैब थे वहीं से उन्होंने सर्वर लेके कुछ अलग से सिस्टम लगा। तो कुछ 4-5 लोग हमने पूछताछ के लिए बैठा रखे हैं और उसमें पूछताछ और बाकी सारी चीजें चल रही हैं। इसमें जो अभी तक सुनने में आया है वो, जैसे हमने पूछताछ की है, तो कुछ हरियाणा के लड़के हैं और कुछ इसमें लोग जो हैं वो राजस्थान से पेपर्स हो रहे थे। वो विभिन्न जगहों पर हो रहे थे, उनके दिल्ली है, द्वारका या चंडीगढ़, अलग अलग जगह पर वो थे ऑनलाइन जो पेपर हो रहे थे। तो यहाँ बहरोड में हमको जो सूचना मिली थी वो साहब स्क्रीन शेयर करके उनके पेपर सोल्व करवाए जा रहे हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर 6 दिन का पुलिस रिमांड। ये सारे वीडियोस के लिंक आपको मिल जाएंगे, और जो भी ये आर्टिकल और सीएसआईआर का ऑफिशियल है ये भी आपको देखने को मिल जाएगा।
खुद दिल्ली पुलिस के जो ऑफिसर हैं वो खुद इस चीज़ को एक्नॉलेज कर रहे हैं। और CSIR ऑन दी अदर हैंड क्या कह रहा था ये भी आप देख सकते हो। ये भर्ती भी पूरी हो चुकी है, ज्वाइनिंग वगैरह हो चुकी है, हमें पता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जूनियर कोर्ट असिस्टेंट, बात करते हैं यहाँ सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट जूनियर कोर्ट असिस्टेंट JCA 2025 के रिक्रूटमेंट में भी गड़बड़ी दिखी। मैंने ये मुद्दा भी उठाया था, वो वीडियो डेडिकेटेड एक डाला था। Tier 1 एग्ज़ाम के कट ऑफ जो था 125 में से 100 मार्क्स लाने थे इस बारी, जो कि 80% हो जाता है। और पिछली बारी क्या था, 2022 की बात कर रहे हैं, 63 आउट ऑफ 125। इतना बड़ा जंप। क्या सुप्रीम कोर्ट भी मनमानी कर रहा है? ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस ये हमारा अधिकार है। आर्टिकल 16 हमें इस चीज़ की पूरी आज़ादी देता है, इस पूरी चीज़ पूरा हक देता है, हमारा फंडामेंटल राइट है। सुप्रीम कोर्ट की रिक्रूटमेंट्स में भी आप एक चीज़ समझो, अपनी रिजर्वेशन पॉलिसी वो भी आउटडेटेड है उनकी। जो EWS कैंडिडेट्स हैं उनको कोई रिजर्वेशन बेनिफिट्स ही नहीं मिल रहा है ना। अच्छा हाँ, और ये आप यहाँ पर देख सकते हो, ये मैंने रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर इसके लिए भी लगाई थी कि भाई किस तरीके से आपने सिग्निफिकेंटली डिजर्विंग इंडिविजुअल्स के, पिछली बारी भी मैंने शेयर करा था, डिजर्विंग इंडिविजुअल्स हु फेल मार्जिनली शॉर्ट ऑफ दिस हाई एग्रीगेट थ्रेशोल्ड, उनको एक्सक्लूड कर दिया गया। रिक्वेस्टेड टू काइंडली रिवाइज द रिजल्ट, हाउएवर अब तो इसका स्किल टेस्ट हो रहा है, देखेंगे बाकी आगे क्या होता है इसमें। और हाँ, जैसे कि मैं बता रहा था, आयरोनिकली सुप्रीम कोर्ट का जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था, जिसमें EWS रिजर्वेशन को सही ठहराया था, लेकिन अपनी वैकेंसी में कोई EWS रिजर्वेशन ही इन्होंने नहीं दिया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट JCA में। और कट ऑफ तो थी यूनिफॉर्म, ऑब्वियसली पहले भी यूनिफॉर्म थी, लेकिन इतना आवाज़ इस वजह से नहीं उठाई थी क्योंकि जब थोड़ी रीजनेबल थी कट ऑफ, 63 आउट ऑफ 125 रीजनेबल थी, काफ़ी एक सिग्निफिकेंट लार्जर टैलेंट पूल को वहाँ पर मौका मिला था आगे की स्टेजेस में अपीयर होने का। तो ये आप देख सकते हो, ये मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर भेजा हुआ मेरा मैसेज है। ऐसे टेक्सचुअल अपडेट्स के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन अ बिग डिसीजन 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ UU ललित, ओके ठीक है, अपहेल्ड करा था कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी। आपको पता ही होगा कि EWS के लिए रिजर्वेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि था 103 2019 में जो आया था, विच प्रोवाइड्स फॉर 10% रिजर्वेशन इन अपॉइंटमेंट टू पोस्ट अंडर द स्टेट एंड इन एडमिशंस टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू द EWS ऑफ सिटीजन, यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए। इट्स आयरनिकल that in the vacancy of Supreme Court there is no reservation policy specified for EWS category. DSSB JJ scam 2024। तो आपको पता होगा किस तरीके से 1 जून और 2 जून को एग्ज़ाम हुआ था। 1 जून को आपको पता है कि एक शिफ्ट में हुआ था ये, जो कि 12 से लेकर 2 बजे के बीच की थी, और एक आपका 2 जून को हुआ था जिसमें 2 शिफ्ट में कंडक्ट हुआ था। एक आई थिंक 8:30 से लेकर 10:30 और एक आपका वही 12 से लेकर 2 बजे तक। 3 शिफ्ट में ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ। अगर हम 1 तारीख की बात करें, एक एग्जामिनेशन सेंटर सरिता विहार मेट्रो स्टेशन, वहाँ पर एग्ज़ाम हुआ। उसमें क्या तमाशा हुआ, स्टूडेंट्स को बिना चेकिंग के अंदर जाने दिया गया। कुछ स्टूडेंट्स आंसर शीट लेकर घूम रहे थे, कुछ इन्विजिलेटर्स स्टूडेंट्स को बता रहे थे क्या करना है। फ्रिस्किंग वगैरह कुछ भी नहीं हुई। अथॉरिटीज़ को ईमेल भी करा था मैंने, 9 जून को करा था, कोई एक्शन नहीं लिया गया और रिज़ल्ट आ गया। रिज़ल्ट आया, जिन स्टूडेंट्स ने रूल फॉलो करे, जैसे कि कंप्यूटर पर मार्क करना था क्वेश्चंस को एज आंसर्ड, वो चीज़ उस इंस्ट्रक्शन के साथ अडहियर करा। और इसके अलावा 300 वर्ड्स की जो लिमिट थी उसको भी अडहियर करा। उन बच्चों के साथ क्या हुआ, मैं नहीं कहता हर बच्चे के साथ ये होगा, पर काफ़ी बच्चों के साथ ऐसा हुआ कि भाई 300 वर्ड्स की लिमिट में लिखा, मार्क एज आंसर भी करा कंप्यूटर स्क्रीन पर, फिर भी उन्हें कम मार्क्स मिले। जिन स्टूडेंट्स ने रूल फॉलो करे उन्हें पिनलाइज कर दिया, और जिन्होंने नहीं करे 450 वर्ड्स तक लिख दिए। इस सब सारी चीज़ का एविडेंस है, ठीक है। मार्क एज आंसर भी करना भूल गए और उनकी आंसर शीट को इवेल्युएट कर दिया गया। अगर उनकी आंसर शीट को इवेल्युएट करा गया तो इसी वैकेंसी में, यानी कि जो पिछले साल मतलब पिछले कुछ सालों में हुई थी, पहले 2019 की जो वैकेंसी थी, आपको याद होगा कि JJ का तो खैर डिस्क्रिप्टिव नहीं हुआ था, बट SPA PA का हुआ था, और उसमें कुछ कैंडिडेट्स ऐसे ही थे जो कि मार्क करना भूल गए थे क्वेश्चन को कंप्यूटर पर। दे वर कंसिक्वेंटली डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम अपीयरिंग इन फर्दर स्टेजेस।
उस वक्त आपके जो इंस्ट्रक्शंस थे दे वर ड्यूली फॉलोड और इट डिडंट क्वेश्चन द इवैल्यूएशन प्रोसेस ऑफ द एग्ज़ाम। तो ठीक है, जो भी चीज़ें हुई वो उसके बाद भी अब देखो पिनलाइज करा गया जो लोगों ने इस चीज़ के साथ यानी कि जो इंस्ट्रक्शंस थे एग्ज़ाम के उनके साथ अधेयर करा, उन स्टूडेंट्स के कम मार्क्स आए। आरटीआई में आंसर शीट के लिए क्या कह दिया, एज पर बोर्ड्स पॉलिसी द डिस्क्रिप्टिव आंसर शीट कांट बी डिस्क्लोज्ड। टीयर 1 और टीयर 2 स्टूडेंट्स के मार्क्स की डिस्पैरिटी भी देखने लायक थी। वो ओबियसली हमारी पेटिशन में लगी हुई है। किसी बच्चे के जैसे मान लो टीयर 1 में मार्क्स थे 100 आउट ऑफ कितने का था, 100 आउट ऑफ 120 का था ना, 100 आउट ऑफ 120 है। वही स्टूडेंट जो है आपका सिर्फ आई थिंक 42 आउट ऑफ 100 स्कोर कर रहा है और वो कंसिक्वेंटली डिस्क्वालीफाई हो जाता है आगे की स्टेजेस में अपीयर होने से। इस तरीके के काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं। तो इसका मतलब ये है कि सारे नाकाम निकम्मे इस तरीके के लोग हैं। सरिता विहार के सेंटर पर चेकिंग नहीं हुई, प्रॉपर फ्रिस्किंग वगैरह नहीं हुई, ये सब क्या है? ये सब भी फेक है क्या? उन लोगों के लिए जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ वो सारे के सारे नाकाम और निकम्मे हो गए। तो बिल्कुल मजाक बना दिया। इतनी सारी अनियमितताएं, अलग अलग सेंटरों पर सुरक्षा में कमी, धांधली की खबरें और एग्ज़ाम के दौरान हुई ऐसी चीज़ें जिन्होंने इस परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल उठा दिए। 22 अगस्त 2024 के रिजल्ट के बाद हम सब ने लेटर भी लिखा था, आप सबको याद ही होगा, अथॉरिटी को। एंड आप ये वीडियो यहाँ पर देख सकते हो। ये देखिए, आगे बढ़ने से पहले आरटीए लगा के देख लो, ये हेल्प डेस्क वाले कह रहे हैं और आरटीए में ये कह रहे हैं एज पर बोर्ड्स पॉलिसी इट कांट बी डिस्क्लोज डिस्क्रिप्टिव आंसर शीट के लिए। ये सरिता विहार मेट्रो स्टेशन का वीडियो है। DSSB JJA का एग्जाम सरिता विहार वाली लैब बिना चेकिंग के एंट्री। ये देखो DSSB का पेपर है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें देखने को मिली थी और ओबियसली देखो 11:54 बच्चे इस तरीके से बाहर हैं। गेट क्लोजिंग टाइम 12 बजे का था, 12:30 स्टार्ट था ना एग्ज़ाम, तो 12 बजे गेट क्लोजिंग होनी थी और अभी यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा, वो आप पीछे वीडियो भी देख चुके हो। ये वो एड्रेस है उस वाले एग्ज़ाम सेंटर का। ये ईमेल थी जो मैंने लिखी थी, 9 तारीख को ही लिखी थी। इसके बाद ये लेटर आप लोगों ने सबने लिखा था। उस समय हम सबने मिलकर इन मुद्दों पर DSSB तक अपनी बात पहुंचाने की पूरी कोशिश करी थी। आपने भी याद होगा मेरे कहने पर कंट्रोलर ऑफ एग्ज़ाम और DSSB के अन्य अधिकारियों को स्पीड पोस्ट और ईमेल के जरिए अपनी शिकायतें भेजी थी, चाहे वो एग्ज़ाम में हुई गड़बड़ी को लेकर हो या रिजल्ट के बाद मार्क्स में आई दिक्कत को लेकर। याद होगा हम सब लोगों ने शिकायतें भेजी थी। हम कुछ साथियों ने मिलकर इकट्ठा भी हुए थे, वहाँ गए भी थे, जैसे कि उस वीडियो में भी आपने देखा पीछे जिस तरीके से हेल्प डेस्क पे बात कर रहे थे। और हम सब ने मिलकर फिर बाद में पेटिशन तक गए थे। हमने पेटिशन की सोची थी लेकिन काफ़ी सारे बच्चे बैकआउट हो गए। लेकिन जो भी हमने यहाँ पर कंट्रीब्यूट करा उसका इस्तेमाल करके कैट में हमने केस फाइल करा। कैट से पहले हाई कोर्ट में गए थे। हाई कोर्ट में यही कहा कि इट इज़ एडमिटेडली एमिनेबल टू द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985 करके। तो गए थे फिर हम कैट में भी चले गए। अब क्योंकि इतना पैसा तो नहीं था, फंड्स नहीं थे इतने, इसलिए मैंने फैसला किया कि इस केस को मैं खुद रिप्रेजेंट करूँगा इन पर्सन। तो दोस्तों यह लड़ाई कैट में चल रही है और मैं खुद अपनी बात रख रहा हूँ। हम कैट में इन सभी मुद्दों पर लड़ रहे हैं। एग्ज़ाम में हुई चाहे अनियमितताएँ हो, DSSB की तरफ से इनट्रांसपेरेंसी हो, शिकायतों पर उनका इनेक्शन हो या आरटीआई के जरिए जानकारी को ना देना हो। और भाइयों जो इंटरव्यू क्लियर कर गए हो, भाइयों और चाहे बहनें जो भी हैं, सब ने इंटरव्यू आपने क्लियर कर लिया। जरा अपनी गिरबान में झांको, अगर तुम्हारे साथ ये सब होता तो क्या तब भी तुम यही बोलते कि ये सब कुछ
फेक बात तुम कर रहे हो, सब फेयर हुआ है वैकेंसी में। भाई थोड़ा तो इंसान बनो। अपने केस में तो DSSB ने डिलेटरी टैक्टिक्स अपनाई। हाई कोर्ट में गए तो वहाँ इनके वकील बोले कि लॉर्डशिप मैटर शुड बी मूव टू कैट, और हाई कोर्ट में गए तो हाई कोर्ट से कैट में गए तो कैट में DSSB के जो वकील हैं आकर अक्सर जलील होते हैं वहाँ आकर और कहते हैं माय लॉर्ड थोड़ा और टाइम दे दो। इनसे सवाल मेरा ये है कि मेरी कंप्लेंट्स और ग्रीवेंसेस का तो जवाब इन्होंने दिया था, क्योंकि उसमें तो इन्होंने कहा कि हमने मिसकंडक्ट कोई हमें मिला नहीं, तो एक्शन टेकन रिपोर्ट क्यों नहीं दे रहे हो आप? अरे कुछ इन्वेस्टिगेशन करी होगी भाई, तो आप यहाँ पर कुछ जवाब दोगे। ये ऑर्डर है ट्रिब्यूनल का, इन्हें एक बारी 4 हफ्ते का टाइम मिला, 2 हफ्ते का, अब पूरे यहाँ पर ये 15 हफ्ते यहाँ पर ये ले चुके हैं। फिर बाद में इन्हें ये भी मिला, उसके बाद अब अगली जो हियरिंग हुई थी वहाँ भी अब 2 हफ्ते का टाइम इन्हें अलग से मिल गया। जनवरी से लेके अब तक मई तक आप अगर देखो तो क्या बोले जा रहे हैं कि भाई वी नीड मोर टाइम। अगर रिक्रूटमेंट प्रोसेस पर कोई आँच आई तो मुझे बताओ, क्या रिक्रूटमेंट प्रोसेस पर कोई आँच आई? आप लोगों ने आराम से अपना इंटरव्यू वगैरह दिया? नहीं आई ना, दे दिया ना इंटरव्यू आप लोगों ने। थोड़ा इस पीड़ा को समझो हमारी। कोर्ट में कोई टाइम पास के लिए तो जाता नहीं है। अगर तुम्हारा मेहनत से सिलेक्शन हुआ है तो खुश रहो, लेकिन दूसरों के दर्द का मजाक बनाने का किसने हक दिया भाई तुम्हें? ये सिर्फ वैकेंसी का सवाल नहीं है, करप्शन से लड़ाई है। मार्क्स ऑफ हाईएस्ट स्कोरर कैंडिडेट इन टीयर 2 इज 114.72। ये DSSB का ही रिप्लाई है। आउट ऑफ 100 114.72, जो कि एक्सीड करता है मैक्सिमम स्कोर ऑफ 100 को। ऐसा क्या लिख के आया भाई, ये मुझे भी कोई बताओ। और उसके बाद फिर हम पूछते हैं कि भाई इस स्टूडेंट के अलग अलग एस्से में कितने मार्क्स मिले, इसको नॉर्मल आपका एस्से के अलावा ट्रांसलेशन में कितने मिले। ठीक है, जो हमारे 3 सवाल थे और एक एस्से का था, एक ट्रांसलेशन का था और कुछ ग्रामर के थे, जो कि वो 8वीं क्लास का बच्चा भी कर लेगा सोल्व। अब ये कहते हैं नो सच इन्फॉर्मेशन may be provided till the declaration of final result by the user department। क्या छुपा रहे हैं ये? अब इसके बाद फिर मैंने यहाँ पर पूछा भी था कि भाई एक्शन टेकन रिपोर्ट आप मुझे दीजिए जो थी, और वहाँ पर रिस्पॉन्स क्या मिलता है? दीज आर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड कैन नॉट बी प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 81D ऑफ RTI एक्ट। भाई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कैसे हो गई? कुछ एक्शन लिया होगा, कुछ इन्वेस्टिगेशन करी होगी, तब तो एक्शन टेकन रिपोर्ट देंगे ना। रिफ्यूज़ करा इन्होंने, और इसके बाद फिर मैं फर्स्ट अपील पर भी गया। ये मेरी फर्स्ट अपील का एक छोटा सा यहाँ पे स्नैप है। और दोस्तों, जिनका हक मारा गया है, जो इस सिस्टम की वजह से परेशान है, हिम्मत मत हारो, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और ये चैनल तुम्हारी आवाज़ है। हम लड़ेंगे, सच्चाई को बाहर निकालेंगे। मेरा चैनल छोटा ज़रूर है, लेकिन आज मैं ये वादा कर रहा हूँ, आगे भी किसी भी एग्ज़ाम में अगर कोई धांधली या मिसकंडक्ट दिखेगा तो मैं हमेशा तुम्हारी आवाज़ उठाऊँगा। जब तक साथ से लड़ते रहेंगे। और अगर किसी को भी कोई लीगल हेल्प या एडवाइस चाहिए हो तो मेरा टेलीग्राम आईडी है @विचार-करो1। वहाँ पर आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हो, मुझे मैसेज करो, जितनी मदद हो सकेगी मैं ज़रूर करूँगा, ये मेरा वादा है। और जो आपने कंप्लेंट भेजी थी ना DSSB को जून में और अगस्त 2024 में, वो भी आप मेरे को ज़रूर भेजो, ठीक है? तो वो भेजना। और तो भाइयों और बहनों, अगर आपको लगता है कि मैं सही बोल रहा हूँ और हमें सच्चाई के लिए लड़ना चाहिए, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट कीजिए। अगर और कुछ आपको यहाँ पर समस्या आती है या कुछ आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हो, आप कमेंट कर सकते हो और मेरे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हो। शेयर कीजिए इस वीडियो को हर व्हाट्सएप ग्रुप में, हर टेलीग्राम ग्रुप में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचे और ये हिपोक्रेसी सबके सामने आए। और हाँ, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स और सपोर्ट मिलता रहेगा। याद रखना, झूठ कितना भी बड़ा हो, सच के आगे टिक नहीं सकता। हमारी मेहनत रंग लाएगी और इन नकलचियों की पोल खुलेगी। हिम्मत मत हारना, लड़ते रहो। जय हिंद।